मतदाताओं के लिए। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्रचार जारी। आज उत्तर प्रदेश में 3 और महाराष्ट्र में करेंगे एक चुनावी जनसभा। भाजपा के दिग्गज समर्थन जुटाने की जी तोड़ कोशिश में लगे। अमित शाह यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड में 2 तो राजनाथ सिंह बलिया में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा उड़ीसा के कांटाबाजी में करेंगे पब्लिक मीटिंग। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। राहुल, अखिलेश की रायबरेली और अमेठी में होगी साझा रैली। वहीं प्रियंका गांधी फतेहपुर में संभालेंगी मोर्चा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे प्रचार। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप पर महिला आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को किया तलब। कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज। स्वाति मालीवाल का एम्स में हुआ मेडिकल। भाजपा ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। राजस्थान में 45 डिग्री से ऊपर चढ़ेगा पारा। अगले 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना। एलोडा का बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निकहत जरीन समेत मीनाक्षी, अनामिका और मनीषा ने बनाई फाइनल में जगह। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला चढ़ा। बारिश की भेंट। मैच रद्द होने के साथ प्लेऑफ में पहुंची सनराइजर्स हैदराबाद। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के शीर्ष 3 चरणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 3 और महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे यूपी के फतेहपुर और फिर 3 बजे हमीरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री मुंबई साउथ सेंट्रल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस लोकसभा सीट से वकील उज्जवल निकम भाजपा प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राइवेट चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चुनाव आयोग को लेकर भी खुलकर बात की। उनका कहना था कि भारत के चुनाव आयोग की यात्रा की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर देश को गर्व करना चाहिए। भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन प्रोसेस, ये विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है। ये हम सबका कर्तव्य है कि हमारे देश का ब्रांडिंग करें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसेस को यहाँ इनवाइट करना चाहिए चुनाव में। जैसे इस बार हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, दुनिया भर से आए। कुछ ऑब्जर्वर के रूप में लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं। सचमुच में भारत का लोकतंत्र का उत्सव और भारत के सामान्य मानवी के लोकतंत्र की समझ और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी। लाखों लोग लगते हैं जी और समय सीमा, ये अद्भुत काम है जी। ये एक बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूं दुनिया की यूनिवर्सिटी केस स्टडी है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान का जी। हमने गर्व करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान के साथ धोखा इस परिवार ने किया है। सबसे पहले पंडित नेहरू ने ही संविधान बदला। इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। पहला संविधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने वाला लाए, यानी वो लोकतंत्र के भी खिलाफ था, संविधान के भी खिलाफ था। दूसरा, उनकी बेटी लाई, प्रधानमंत्री थी वो। बेटी ने क्या किया? कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई आप पार्लियामेंट मेंबर नहीं रह सकते, तो कोर्ट के जजमेंट को उलट कर दिया। देश में आंदोलन चला तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे सब अखबारों को बंद कर दिया। उसके बाद उनके बेटे आए, साहबानों का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया, वे संविधान को बदला उन्होंने। फिर उन्होंने एक कानून लाए, जो कानून था मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन का। देश भर में विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ था, मीडिया भी वाइब्रेंट होने लगा था। सब टूट पड़े कि हम फिर से इमरजेंसी नहीं आने देंगे। डर करके मारे उनको फिर वो विड्रॉ करना पड़ा। फिर उनके साथ बेटे आए तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। रिमोट कंट्रोल सरकार के प्रधानमंत्री भी थे पद पर। संविधान की कोख से सरकार बनी थी। सरकार मुझे पसंद है नहीं पसंद नहीं चलता है, वो भारत के लोकतंत्र के द्वारा संविधान की कोख से पैदा हुई सरकार थी। संविधान की कोख से कैबिनेट बनी थी। उस कैबिनेट ने एक निर्णय किया और एक शाहजादा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कैबिनेट के निर्णय की धज्जियां उड़ा देता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने अलग अलग समय पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन लोगों को संविधान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकतें करने का जमाना चला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 दर्जन इस देश में यूसीसी लाने की बात कही है। पीएम मोदी ने देश के संविधान की दिशा में जाने की बात कही। गोवा में यूसीसी है। मुझे बताइए, क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं क्या? क्या गोवा के लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं क्या? क्या मजाक बना के रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका कोई लेना देना ही नहीं जी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डजन बार कहा है कि इस देश में यूसीसी लाओ। ये झूठे नैरेटिव, और नैरेटिव कोई इंसान नहीं चलाता है। माफ करना, इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मेवार व्यवहार है जो ऐसे गलत नैरेटिव को बल देता है। एक आदमी की क्या ताकत है जी, बोलता रहेगा, कौन कौन पूछेगा जी? देश के लिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है जी। देश के संविधान में लिखा हुआ है जी कि भारत को उस दिशा में जाना चाहिए। क्या उस समय के हमारे लोगों को यह था कि सबको गुलाब लगाना पड़ेगा, इसलिए यूसीसी आने वाला था? संविधान सभा में ये आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और इसलिए मैं आज डंके की चोट पर लोगों को कहता हूं कि मोदी जिंदा है तब तक जो संविधान सभा की मूल भावना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जान खपा दूंगा मैं इसके लिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आपने देश को बांट दिया एक बार, अभी धर्म के आधार पर आप ये करोगे क्या? सिर्फ अपना पद बना रहे, चेयर मिलती रहे, इसलिए ये खेलते करोगे? देश स्वीकार नहीं करेगा। और मैं देश को एजुकेट करूंगा, उसके लिए मैं अपना जीवन खपाऊंगा। अदानी अंबानी पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये तो
उनका कहना था कि इस परिवार की समस्या ये है कि ये बोझ तले दबा हुआ परिवार है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने देश की वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में अपना नजरिया बताते हुए कहा कि देश में इनका सम्मान होना चाहिए। ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम यह है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो वो सब चीज, वो राफेल क्यों लाए? मुद्दा राफेल नहीं था। उनको लगता था राफेल करूंगा तो बोफोर्स का पाप धोएगा, तो इसलिए वो लाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चुनाव में वो इतना जोर, इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं और इसलिए गालियां, ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं। जो अब दूसरा बात है, मैं लाल किले पर से बोलता हूं जी, मैं शर्माता नहीं हूं। मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। हाँ, बेईमानी की है तो फांसी पर लटका दो, गलत तरीके से दिया है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं मेरे देश में वेल्थ क्रिएटर की इज्जत करूंगा। मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जितना मैं पूज्य भाव से मेरे श्रमिक के पसीने की चिंता करता हूं, उतने ही भाज्य भाव से मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व समझता हूं। और अब की बार 400 पार के चुनावी संकल्प के साथ भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के सभी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक एक एक सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर भाजपा के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह सबसे पहले यूपी के अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसके बाद वे उड़ीसा के राउरकेला संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दिलीप रे के समर्थन में रैली करेंगे। उड़ीसा के बाद शाह शाम को झारखंड जाएंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रांची में रोड शो कर राज्य में पार्टी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा उम्मीदवारों को जितवाने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे, वहां वे राज्य की सभी लोकसभा सीट और विधानसभा में भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनसभा करेंगे। नड्डा आज उड़ीसा के कांटाबाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर उड़ीसा में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शबाब पर है और सियासी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपने पक्ष में माहौल बना रहा है, तो वहीं विपक्ष भी चुनावी रण में मजबूती के साथ ताल ठोक रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में संयुक्त रैली करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के हक में मतदान की अपील करेंगी। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में अमृतसर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एक है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र। पाटलिपुत्र सीट की बात करें तो अब तक यहां 3 ही लोकसभा चुनाव हुए हैं। तीनों चुनावों में एनडीए उम्मीदवारों ने इस सीट पर जीत हासिल की है। 2009 में पाटलिपुत्र सीट पर पहला चुनाव हुआ था, जिसमें जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद को हराया था। 14 और 2019 में यहां से बीजेपी के रामकृपाल यादव ने जीत हासिल की थी। रामकृपाल यादव ने दोनों ही चुनावों में मुख्य प्रतिद्वंदी लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था।
रामकृपाल इस क्षेत्र से तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए तैयार हैं। किन कोशिशों में जुटे हैं? यहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इसी बीच हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव से की खास बातचीत। हमारे साथ 2 बार के पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव जी यहाँ हैं। जनसंपर्क अभियान में हैं। कड़ी धूप है, तेज गर्मी है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं रामकृपाल जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र की जनता को आप क्या बताएंगे कि आपने 10 साल की क्या उपलब्धियां रही? मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पाटलिपुत्र की महान जनता का, जिन्होंने बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और 2 बार से लगातार मुझे अपने सेवा का मौका दिया। इस बार पुनः मैं सेवा के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे एनडीए के उम्मीदवार हूँ और लगातार 10 साल के दरमियान जो डबल इंजन की सरकार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां विकास की किरण न गई हो। मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा जो योजना है, बड़े बड़ी योजना, इस पर 6 लेन है, 4 लेन है, रेलवे है, रेलवे का ओवर ब्रिज है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन का बिछाव है, एलिवेटेड रोड है, मेट्रो ट्रेन है, पुल है, बहुत बड़ा बड़ा पुल, शेरपुर से लेकर के वो दिगवारा तक पुल है, रैम्प गिरवा दिया दियारा में। एक पुल और सैंक्शन किया है प्रधानमंत्री ने, जिसका शिलान्यास भी हुआ है, दीघा से लेकर के छपरा तक का। और हवाई अड्डा है, सब पटना हवाई अड्डा है। कई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तरगना जो आप सब लोग जानते हैं, ओवर ब्रिज का मामला, 7 अंडरपास ओवर ब्रिज सैंक्शन हुआ है। और फिर आमद से लेकर दरभंगा तक 4 लेन सैंक्शन हो गया है, वो धनरुआ वगैरह होते हुए जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हर घर में बिजली की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है। लगातार इस इलाके में डेवलपमेंट का काम हुए हैं। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि ये लड़ाई जो है राजा बनाम रंग की है। मीसा भारती से जब पूछा गया राजा और रंग के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक रामकृपाल जी ही क्यों, लगातार वही सांसद क्यों बने रहे और कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं पैदा कर सके? वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ही बार बार क्यों, आप तो सांसद हैं, आपके पार्टी का अन्य कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं मौका मिलता है? क्या सबसे काबिल आप हैं? आपका समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रतिद्वंदी से कि पूरे 10 साल से यहाँ हमसे 50,000 40,000 कम वोट मिल रहा है, मगर वोट तो मिलता है इस इलाके में जहाँ बड़े पैमाने पर उनको समर्थकों ने वोट किया, जनता ने वोट किया। कभी उनके आँख को, दर्द को, आँख के पूछने एक विकास का काम बता दे, एक 10 साल में एक और एक कार्यकर्ता का नाम बता दें, आम जनता की बात छोड़िए, जिनके दुख और दर्द को बांटने का काम किया होगा। परसों जो उनका नामांकन हुआ, एक समर्पित कार्यकर्ता को जिस तरह से मारा गया, दुनिया ने देखने का काम किया है। ये लोग इनका क्या करना, पूछिए कि मेरे जैसे कार्यकर्ता का अपमानित करके भगाने के बाद मैंने कौन सा ऐसा कसूर किया था जिसकी वजह से मैं उस काबिल नहीं था कि जनता की सेवा नहीं कर पाता। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि जनता दल यू, बीजेपी और लोजपा के कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर तालमेल नहीं है। यहाँ रामकृपाल जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शाया और दिखलाया कि किस तरीके से चट्टानी एकता रामकृपाल यादव जी के साथ, यानी बीजेपी कैंडिडेट के साथ लोजपा और जदयू के लोग लगे हुए हैं। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पाटलिपुत्र। और बिहार में भी मौसम का तापमान बढ़ने के साथ ही सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में अंतिम चरण में होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी गठबंधन और आरजेडी गठबंधन के बीच बयानबाजी भी बढ़ गई है। इस सीट पर एक बार फिर राजद की राज्यसभा सांसद मीसा भारती का मुकाबला वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव से है। दोनों का आमना सामना पिछले चुनावों में भी हो चुका है, जिसमें रामकृपाल यादव ने बाजी मारी थी। मीसा भारती लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती से भी की खास बातचीत। हमारे साथ पाटलिपुत्र से आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती, जो परिचय की मोहताज नहीं है, हैक्टिक शेड्यूल है और उसके बावजूद अपने मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। मीसा जी, इस बार जो आपका इशू है, लगातार 2014, 2019 में आपने चुनाव लड़ा, इस बार क्या देखती हैं आप जनता के बीच? देखिए, जो 2014 और 2019 का माहौल कुछ और था। देश में जिस तरह से लोगों को 10 वर्ष तक यूपीए की सरकार थी और उनको परिवर्तन चाहिए था, शायद उनको लगा कि ये इतने सारे जो वादे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो कि 10 वर्षों में 20 करोड़ होता है, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे,
बहुत सारे ऐसे जो उन्होंने वादे किए, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, तो लोगों को लगा कि चलो ये सब काम होंगे, तो एक उम्मीद जगी थी और लोगों ने उस समय उन पर विश्वास करके उनको वोट किया और उनकी सरकार बनी। लेकिन आप देखिए कि 2 बार उनको मौका मिला और एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि राजा और रंग के बीच लड़ाई है। रामकृपाल जी या इस बिहार राज्य के सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जनता की सेवा करते आए हैं, वो मेरे पिताजी हों चाहे हमारे परिवार के। ये ज़रूर है कि मेरे पिताजी और मेरी माँ मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इस राज्य के जो मालिक है, जो जनता है, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो आप एक बताइए कि जनता का चुना हुआ आदमी को वो राजा, ये लोग किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए स्थानीय सांसद रामकृपाल जी हमारे यहाँ से गए और वो आरोप बार बार लगाते हैं कि ये राजा हैं और परिवारवाद का आरोप रामकृपाल जी लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ रामकृपाल जी से कि रामकृपाल जी, आपकी 40-45 वर्ष की राजनीति में आपने राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए किसी पटना के एक कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं दिया? आप अपनी जगह किसी को एमएलए क्यों नहीं लड़वा दिए? आप अपनी जगह हमारे दल से किसी को एमएलसी क्यों नहीं बनवा दिया? आप हमारे दल से किसी को बोर्ड का मेंबर क्यों नहीं बनवाए? हमेशा आप ही क्यों बनते रहे? राज्यसभा भी बने तो रामकृपाल जी, पटना के किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं बनाया? तब उनको परिवारवाद याद नहीं आया। 2 टर्म जो रामकृपाल यादव रहे यहाँ पर, उनको आप कैसे देखते हैं? 10 देखिए, आप यहाँ पूछ लीजिए, ये महिला हमारे 2 बार वहाँ रहे पाटलिपुत्र क्षेत्र में। एक जो मूलभूत सुविधा जो कहते हैं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और जनता के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के यहाँ पे बताइए 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और उसमें से 39 सीटें जिता के भेजती है। एक भी सांसद ना तो वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता है, ना अपने काम के बल पे चुनाव लड़ता है, वो मोदी जी का चेहरा दिखाकर। लेकिन इस बार मोदी जी को भी इस देश की जनता ने और खासतौर पर बिहार की जनता ने नकार दिया है। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पाटलिपुत्र। 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रकरण में देर रात एफआईआर दर्ज करवा दी। अपने साथ हुई बदसलूकी पर पहली बार बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव ने उन्हें थप्पड़ मारा, लातों से मारा और पेट में भी मारा। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गुरुवार देर रात स्वाति मालीवाल दिल्ली एम्स भी पहुंची, जहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इसमें स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी, महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे करना और चोट पहुंचाना जैसे आरोप शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में भाजपा शुरुआत से ही मुखर रही है और अब आप सांसद को न्याय दिलाने के लिए आवाज लगातार उठा रही है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट किया कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पार्टी में राघव चड्ढा के भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया। अमित मालवीय ने लिखा कि स्वाति मालीवाल के चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे गए और उनकी छाती और शरीर के निचले हिस्से पर बेरहमी से हमला किया गया। शायद इसलिए क्योंकि अब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। मुझे नहीं पता कि राघव चड्ढा का क्या भाग्य होगा, जो लंदन से लौटने से ही इनकार कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलना तो छोड़िए। तो ये मामला अब बढ़ता हुआ। यहां इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।